बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। पहले मौजूद में हम बात करेंगे नाज़रीन फवाद चौधरी साहब के हवाले से, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ इस्लामाबाद के थाना कोसार में। उसके बाद उनकी गिरफ़्तारी हुई लाहौर से, फिर उसके बाद आधारी रिमांड हुआ, फिर इस्लामाबाद की अदालत में उन्हें पेश किया गया और इस के दरमियान उनका 2 दफ़ा मेडिकल भी हुआ, एक दफ़ा लाहौर में हुआ, एक दफ़ा इस्लामाबाद में हुआ। उन्हें मेडिकली फ़िट करार दे दिया गया। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है उनका मंजूर कर लिया गया। अब 27 जनवरी को दोबारा पेश करने का अदालत ने हुक्म दिया है। PTI की जानिब से जो बयानिया इस हवाले से बयान बनाया जा रहा है वो ये बनाया जा रहा है कि जनाब के फवाद चौधरी साहब को निशाना बनाया जा रहा है, सियासी इंतकाम उनसे लिया जा रहा है। और इस वक्त यकीनन हम अपने पैनलिस्ट से यही बात पूछेंगे कि जी क्या वाकई उनसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, या जो उनके ऊपर दफ़ात लगाई गई हैं वो 124A लगाई गई है, 506 लगाई गई है, 153 भी लगाई गई है, 505 भी लगाई गई है, वो जस्टिफाइड हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे जनाब। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है स्काइप के ज़रिए मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने, स्काइप ही के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रही हैं शनीला मार साहिबा, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और आगा इकरार हारून साहब, जबकि लाहौर स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं आज़म चौधरी साहब। आप तमाम मेहमानों का जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा मुर्तज़ा सुलंगी साहब आपसे है। यही जो PTI बयानिया बना रही है कि फवाद चौधरी साहब को जो है वो सियासी तौर पे उनको या सियासत का निशाना बनाया जा रहा है, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, तो ये फरमा दीजिएगा कि क्या इदारों पर को खुल्लम खुला धमकियाँ देने पर बास पुरस नहीं होनी चाहिए? जो पूरे केस का बैकग्राउंड है थोड़ा आगाह कीजिएगा। देखें, ये जो जमात है और उसके जो लीडर्स हैं ये अनोखे लाडले हैं। ये अपने आप को आइन और कानून समझते हैं। अगर आप इनके खिलाफ कोई भी बात करें या कोई एक्शन लें जी, तो ये कहते हैं कि ये आइन और कानून के खिलाफ है। क्योंकि ये नए नए सियासत में आए हैं तो पाकिस्तान की आइन कानून सियासत इन्हीं से शुरू होती है। देखें, आप जो एक दिन पहले जो उन्होंने मीडिया के सामने जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के अरकान और मौजूदा हुकूमत के अरकान और उनके ख़ानदानों को धमकी दी थी, वो आप चला दीजिए और बता दीजिए कि ये किसी तौर पे भी एक मुजरमाना सरगर्मी है या नहीं है, वो बता दे। वो तो खुद वकील साहब भी हैं। तो ये जो जिस तरीके से ये बयानिया बना रहे हैं इसका मतलब ये है कि अगर दूसरे करें इस तरह की सरगर्मी तो आप बगैर किसी कार्रवाई के आप उनको साला साल जेलों में डाल दें। लेकिन ये कत्ल भी करें तो आप जो है वो कोई उसकी बात पुरस ना करें। अब जो उन पर दिफात लगाई गई हैं उसका फैसला करना अदालत का काम है। अब ये कह रहे हैं जी फलां साहब को हथकड़ी क्यों लगी, इरफान सिद्दीकी को हथकड़ी लगे तो वो ठीक है, राना सनाउल्लाह पे आप 15 किलो हेरोइन डाल दें वो ठीक है, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर को आधी रात अस्पताल से डॉक्टरों की एडवाइस के बगैर उसके खिलाफ आप पकड़कर जेल में डाल दें, वो सब ठीक है। ठीक। लेकिन ये क्योंकि नए नए नेल्सन मंडेला बने हैं तो उनके लिए हर चीज़ जायज़ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि तमाम लोग जो है वो इसको देख रहे हैं। अब अगर इनके साथ कोई ज्यादती हुई है तो अदालतें तो बंद नहीं हुई। अदालत ने तो उनको उसी दिन अदालत के सामने पेश करने का हुक्म भी दिया था। लेकिन बाद में जब अदालत को पता चला कि उनकी जो हिरासत थी कानूनी नहीं थी तो वो उन्होंने उनकी दरख्वास्त को उठाकर फेंक दिया। तो ये कहने को कुछ भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इनके लिए जो है वो इन्हीं के जो इत्तेहादी हैं और साबिक वजीर आला परवेज इलाही, उन्होंने मेरे ख्याल में आज ठीक कहा है कि अगर 2-4 रोज पहले ये गिरफ्तार हो जाते तो कम से कम पंजाब असेंबली बच जाती। बिल्कुल आपका ये पॉइंट आ गया। जनाब शनीला मार साहिबा, ये फरमाइएगा कि अफसरान को धमकियां देना, उनके ख़ानदानों को धमकियां, जिनके पास पोजीशंस हैं और जिनका एक आइनी और कानूनी रोल बनता है,
इसको फिर आज़ादी राय कह देना दुरुस्त होगा, और क्या फिर वो अफसरान या उनके जो ख़ानदान हैं वो सेफली अपना काम या खुद इस मुल्क के अंदर रह सकेंगे? देखिए यासिर, हमें पहले तो आज़ादी इज़हार राय, तौहीन, धमकियां, इनमें फ़र्क करने की ज़रूरत है। अगर इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला होता है और आप उस फैसले के ऊपर तनकीद करते हैं, ये आपकी आज़ादी इज़हार राय है, आप ज़रूर करें। आप अदलिया के फैसलों के ऊपर तनकीद ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी इदारा जो है मावरा नहीं है तनकीद से। उसके ऊपर तनकीद हो सकती है, लेकिन आप धमकियां नहीं दे सकते किसी भी इदारे को, बल्कि आप किसी भी इंसान को धमकियां नहीं दे सकते हैं। आप अगर इलेक्शन कमीशन के फैमिली को धमकियां दें और आप लोगों को भड़काएं, आप लोगों को उकसाएं उनके खिलाफ कि जी अब आपके खानदान वाले ये सारा कुछ फेस करेंगे क्योंकि आप हमारे खिलाफ फैसले दे रहे हैं, आप आईनी तौर पे, अब कानूनी तौर पे अपना काम कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ रिलीफ देना चाहिए पीटीआई को, और अगर आप नहीं दे सकते तो इस मुल्क में ना आपको रहने का हक है, ना आपकी फैमिली को, आपके बाल बच्चों का रहने का हक है। यही रवैया इमरान खान साहब ने अपनाया हुआ है इदारों के खिलाफ, और उसी को फॉलो करते हैं उनके तमाम लीडरान। ठीक। जब इमरान खान साहब 2013 के अंदर इलेक्शन हारे थे तो उन्होंने उस वक्त फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब के खिलाफ भी, जो इलेक्शन कमिश्नर थे, एक कैंपेन चलाई। वो इतने ईमानदार और शरीफुल नफ्स इंसान थे, लेकिन इमरान खान की तनकीद से घबरा के वो अपना ओहदा छोड़ के चले गए। यही रवैया इन्होंने अदलिया के मामले में भी अपनाया, इस्टेब्लिशमेंट के मामले में, और ओपोजिशन को तो हम रख ही साइड पे देते हैं ना। फिर यहाँ पे आज जो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर है, उनका कसूर क्या है? ये कि इमरान खान के साथ उन्होंने तन्हाइयों में जाके मुलाकात नहीं की, नैब के चेयरमैन की तरह ब्लैकमेल होके वो इमरान खान साहब की मर्जी के फैसले नहीं करते रहे। इमरान खान साहब फॉरेन फंडिंग का जो फैसला रुकवाना चाह रहे थे उसको रोका नहीं है उन्होंने, और ये जो तोशाहाना का केस था जिसमें इमरान को नहल किया, उसमें उन्होंने इमरान खान की मर्जी नहीं मानी है। अभी जो उन्होंने निगरान वजीर आला लगाया है वो वही चार नाम है जो उन्होंने को हुकूमत ने या ओपोजिशन ने दिया, और उन्होंने अपना आईनी किरदार अदा करते हुए जो उनको ठीक लगा उन्होंने वो कर दिया। जब पिछली दफा 2018 में पंजाब में निगरान वजीर आला हसन अस्करी बने थे, नवाज लीग की उसके ऊपर रिजर्वेशन थी, लेकिन उन्होंने तो धमकियां नहीं दी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मातहत तो उन्होंने इलेक्शन लड़े। और ये जो फवाद चौधरी हैं, आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो चेक कर लें, इनकी जुबान तो चेक कर ले कि ये किस किस किस्म के बयानात देते रहे। क्या ये अपने दौरे हुकूमत में वजीर होते हुए लोगों के बारे में ये नहीं कहते रहते थे कि इसको उठा के जेल में डाल दो? अताउल्लाह तारर के बारे में उन्होंने क्या कहा कि इनको 3 साल जेल में रखें, जब बाहर निकलेगा तो ये इंसान का बच्चा बन जाएगा। एक सहाफी जो थे, जो उनपे तनकीद करते थे, वो ट्रैवल व्लॉग बना रहे थे, कह रहे थे इसको उठा के जेल में डाल दो, ये ड्राइविंग करते हुए व्लॉग बना रहे हैं। यानी कि कितना आसान था इनके लिए ये कहना कि किसी को जेल में डाल दो, किसी को हथकड़ी लगा दो। क्या उनकी फैमिलियां नहीं होती थी? क्या फैमिलियां सिर्फ इमरान खान की हैं? क्या फैमिलियां सिर्फ फवाद चौधरी की हैं? दूसरे लोगों को जीने का हक नहीं? आप चले जाए, देखिए, अगर तौहीन का कानून जो है उसको नहीं मानना तो फिर उसको निकाल दे, फिर आप कानून साजी करें और कह दें कि ना इलेक्शन कमीशन की तौहीन जो है वो आप कर सकते हैं, अदलिया की भी आप कर सकते हैं। हमारा हमसाया मुल्क है जी भारत, वहां के अंदर इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में इलेक्शन होते हैं, कोई निगरान हुकूमत नहीं बनती। वहां पे इलेक्शन कमीशन जो ज़ाब्ता अखलाक बनाता है उसकी खिलाफ वर्जी को सजा मिलती है, कोई बोल नहीं सकता। यहाँ पे क्या होता है, इमरान खान साहब वजीर आजम थे, बल्दियाती इलेक्शन थे केपीके के, वो जा रहे हैं, जाके स्कीमें अनाउंस कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस पे नोटिस भेज रहा है कि आप ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करें, आप आए पेश हो, और वो इसको नोटिस को कोई अहमियत ही नहीं देते थे। जब आप इदारों को अहमियत नहीं दे रहे हैं, और वो कल से बहुत से लोगों ने जिसके ऊपर शोर शराबा डाला हुआ कि सियासी वो जो है मुकदमा बन गया, सियासी मुकदमा क्या होता है जाके मरियम नवाज से पूछें। जब उसको बाप के सामने नैब वाले आके पकड़ के लेके जाते हैं, सियासी मुकदमा क्या होता है जाके आप शहबाज शरीफ साहब से पूछें, कैसे धक्के देते हुए नैब उनको लेके जा रही होती है। राना सनाउल्लाह से पूछें जाके कि जिनको कमर का दर्द था और उनको जेल के अंदर चटाई पे लिटाया जाता था। मतलब हमारे पास बेशुमार किस्से हैं बताने के लिए। तो जो कानून ने कहीं ना कहीं तो अपना रास्ता बताना है, और हमें अपने दोहरे म्यार जो उनको अब खत्म करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूक आदिल साहब फरमाइएगा, जिस तरह से बात की शनीला ने भी, मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने भी, कि आप बात तो कर सकते हैं, तरकीद कर सकते हैं, लेकिन अटैक करना ज़ाती तौर पे, तो ये बताइएगा कि जो पीटीआई की सियासत है, ये एहतिजाजी सियासत उसको कहेंगे, या जो मुल्की इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद कर दिया है, चाहे वो आर्मी हो या हमारे जो है दिफा के इदारे हों, या इलेक्शन कमीशन जिसकी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन करवाना, उससे पहले उसको इतना ज़्यादा
जो है उसके किरदार को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया जाए कि जब वो कोई भी बात करे तो क्रेडिबिलिटी उसकी ना रहे, ये मकसद है? देखिए, आपने दो नुकात, एक तो ये कि क्या यानी इदारों को उन्होंने हदफ तनकीद बना लिया, बल्कि अपना हदफ बना लिया। दूसरा आपने ये कहा कि क्या ये उनकी किरदार कुशी का मामलात हैं। देखें, आप आलमी तारीख़ का मुताला करें तो आपको जितने डिक्टेटर्स इक़्तिदार में आए हैं और जितने इस मिजाज के लोग जो इक़्तिदार के करीब नहीं आए लेकिन ताकतवर हो गए, पाकिस्तान में भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, पाकिस्तान से बाहर भी मिल जाएंगे, उनकी सबकी हिकमत अमली एक जैसी थी। वो हिकमत अमली ये थी कि मुखालिफ के साथ इस तरह पेश आओ, उसकी इतनी किरदार कुशी करो और उसे इतने शर्मनाक तरीके से उसे पुकारो कि वो शर्मिंदा होकर अपनी इज्जत बचाकर मैदान से निकल जाए। आप नाम ले लें, सब के सब उनके यहाँ यही था। इसी तरह जो फाशिस्ट तहरीकें थीं, फाशिस्ट तहरीकें भी ऐसा ही करती हैं। हम इसके कई मज़ाहिर पाकिस्तान के कुछ सूबों में देख चुके हैं, भुगत चुके हैं और अपने बहुत सारे प्यारे कुर्बान कर चुके हैं। मतलब हम सहाफ़ियों में से भी कुर्बान हुए, आम शहरियों में से भी कुर्बान हुए, सियासतदानों में से भी कुर्बान हुए। तो इस वक्त हम ये देखते हैं कि इसी तरह का तर्ज़ अमल एक बहुत बड़े पैमाने पर यानी मुल्कीर सतह पर यह डेवलप हो गया है, जो ना कोई आइन मानता है, ना कोई कानून मानता है और न किसी इदारे की हुर्मत, जैसे कि आपने कहा, वो उसके जहन में है। वो क्या है कि धौंस के साथ, ताकत के साथ पिल पड़ो और जो आप मकसद हासिल करना चाहते हैं हासिल कर लो। लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि एक वक्त होगा जब आप ये कर सकते थे या आपने किया और आइंदा भी आपकी यकीनन ख्वाहिश होगी, लेकिन वो वक्त गुजर गया है। अब सिचुएशन नॉर्मलाइज होने जा रही है। पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री के तौर पर अपनी जगह भी बना रहा है और वो अपने मिजाज को दुरुस्त करके मामलात को ठीक भी कर रहा है। इस तरह की सूरत हाल में कोई ऐसा कोई फाशिस्ट ग्रोह, कोई फाशिस्ट सियासी लीडर अब इस तरह से धौंस और धांधली नहीं मचा सकेगा, ना इदारों को ब्लैकमेल कर सकेगा, ना इलेक्शन कमीशन को, ना अदलिया को और ना अपने मुखालिफिन को। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप ये भूल जाएं कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, इक्तिसादी इस्तेहकाम आ सकता है और ये पैगाम जहाँ जहाँ से आना चाहिए था, ये पैगाम पहुँच गया है जिन कॉर्नर्स तक पहुँचना चाहिए था और उसके नताइज आने भी शुरू हो गए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। जनाब आगा साहब फरमाइएगा, सर ये कैसा सियासी इंतकाम है कि सारी क़यादत जो है वो बाहर है, अपनी मर्ज़ी से टेलीविज़न पे आके घंटों घंटों तकरीरें भी करते हैं, बयानात भी देते हैं। सियासी इंतकाम ऐसे होते हैं सर, सियासी इंतकाम? देखिए, बहुत खूबसूरत बातें की हैं मुझसे पहले और बहुत डिटेल बताया दोस्तों ने कि सियासी इंतकाम होते क्या हैं। सियासी इंतकाम तो ये होते हैं कि बग़ैर किसी केस के आप लोगों को घरों से उठाते हैं, उसके बाद आप उन्हें डिसअपीयर करवा देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि किस थाने में है, वो पता चलता है 26 थानों में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं। वो एक थाने से निकल के दूसरे थाने के पूछ रहे होते हैं कि मेरे खिलाफ मुकदमा तो नहीं दर्ज हुआ। यहाँ पे एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है। मैं सिर्फ आप यानी कि आज बैठे हुए थे दोस्त, कुछ उनके साथ गपशप हो रही थी जिसमें कोई दोस्त इलेक्शन कमीशन के भी बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि हमने इतना ज़्यादा रिस्ट्रेन का सबूत दिया है अप्रैल से लेकर आज तक कि कोई भी इदारा शायद ना करता, और लेकिन अब कहीं चीज़ों को रुकना चाहिए। अब फैमिलीज को थ्रेट तक बात पहुंच गई है। छोटी सी, अगर आप 2 मिनट दें, मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए जी, पैसे तो जब भी फवाद चौधरी साहब के मुंह में जो भी कुछ आया उन्होंने बोला, उसके बारे में शीला साहिबा बड़ी अच्छी शेर हासिल गुफ्तगू कर चुकी हैं उनकी ज़बान के बारे में। लेकिन वो मैं सिर्फ कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ जिसपे अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, माई इंफॉर्मेशन, इलेक्शन कमीशन शायद बहुत पहले ये फैसला कर चुका था, क्योंकि इनफ वाज इनफ, नॉट इज इनफ, इनफ वाज इनफ। फॉर एग्जाम्पल, जनाब 11 सितंबर 2022 को ये कहते हैं सिंपली कि ये इलेक्शन कमीशन इस काबिल ही नहीं है कि ये इलेक्शन करवाए, इसको तो कुछ और काम करना चाहिए। 3 अगस्त को वो सिंपल उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो लॉ मिनिस्टर के मुताबिक फैसले देता है और लिखे हुए फैसलों को बदल देता है। उसके बाद जनाब
20 अक्टूबर को वो सिंपली कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन तो आर्टिकल 5 को वायलेट कर रहा है, इसके खिलाफ तो खुद मुकदमा होना चाहिए। यार ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। ये मैंने कुछ वो वाकई बताया जिसमें मैंने कहा है कि सर्कल हल्कों का कहना है कि इनफ वाज इनफ, लेकिन हमने फिर भी रिस्ट्रेन किया। अब आप सड़क पे खड़े होकर कहते हैं कि तुम्हारे अपना घर वालों को लोग देख लेंगे और तुम्हारे बच्चों को लोग देख लेंगे, यानी कि गुंडागर्दी की कोई हद होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे दुख जितना फवाद चौधरी साहब के ऊपर है ना, उससे ज़्यादा दुख, बुरा ना मनाएगा, जान की मान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, मुझे अपने मीडिया पे भी है। कल से लेकर आज तक मीडिया ने पूरी के पूरा केस ही बदल के रख दिया। क्या एक नया डिक्शन आया है या क्या एक नया नैरेटिव आया है कि सिंस फवाद चौधरी ने एक इदारे को मुंशी कहा है तो देखे उसके खिलाफ इतना बड़ा उन्होंने, नहीं जनाब, ये कहां से बात आ गई मुंशी वाली? ये तो बहुत छोटी सी बात है। हमारे आप मीडिया क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे हैं वो 500 जिसमें आपने लगाया 506 बताया है अबेटमेंट के बारे में? ओपन अबेटमेंट है कि देख लेंगे तुम्हारे लोग, बच्चों को लोग, तुम्हारे घरों तक आएंगे लोग। और अबेटमेंट क्या होता है भाई? 504 और क्या होता है? 506 और क्या होता है? यही होता है। मीडिया बात ही नहीं कर रहे। वो जो आके बैठता है पीटीआई का आदमी कहीं मीडिया पे, वो कहता है जी हमने मुंशी कहा था तो देखे जी हमारे खिलाफ इतना बड़ा। और भाई नहीं, ये बात नहीं है। 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने तमाम के तमाम फैक्ट्स को रीट्विस्ट कर दिए, डिजाइन कर दिया, टेलर्ड कर दिया और अपने क्वाइंट कर दिया, और आपका पूरा मीडिया उन्हीं को एक्सेप्ट कर रहा है। किसी को मैंने देखा नहीं है कि उन्होंने अपना पीटीआई के किसी आदमी को चैलेंज किया कि जी आप गलत कह रही हैं या गलत कह रहे हैं। मुकदमा उस पर दर्ज नहीं हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ बेटमेंट के ऊपर। यार ये क्या है? कोई नहीं है पूछने वाला। यानी कि आप किसी पार्टी के को पसंद करें या ना पसंद करें अपनी जगह पे, लेकिन कम से कम उसकी पार्टी के प्यार में इतने आगे ना बढ़ जाएं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनके खिलाफ एक गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है और वो आप उसको कंटेस्ट नहीं कर रही। मैं तो बहुत, मुझे दुख हो, मुझे ऑनेस्टली बताऊं, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं था। अगर किसी इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोई इंसान बार बार एक बात गलत दोहराता था ना, तो कोई ना कोई जर्नलिस्ट कहता था कि सर सॉरी, ये मैडम सॉरी, नहीं ये बात नहीं है, बात ये है। किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि लोगों को डरा दिया गया है, अदारों को डरा दिया गया है, हर शख्स को डरा दिया गया है। ट्रोलिंग लफ्ज तो बहुत छोटा है और मैं यहां बैठ के लफ्ज इस्तेमाल नहीं कुछ करना चाहता हूं। वो तो सिर्फ यानी कि उनका तो माइंडसेट ये है कि इस मुल्क में सिर्फ एक शख्स हो जिसका नाम इमरान खान है, बाकी कोई ना हो यहां पे। सही। तो ये तो सर गलत बात है। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कंक्लूडिंग पे कि अदारों को यह भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान का मीडिया अपना क्या किरदार अदा कर रहा है इस पर्टिकुलर केस के ऊपर। बाकी तो अब छोड़ें। ठीक है, आप कह रहे हैं मीडिया की जानिबदारी जो है वो खुलकर सामने आई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। मीडिया को अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना चाहिए। आजम चौधरी साहब फरमाइएगा, फवाद चौधरी साहब ने तो आर्मी चीफ से, डीजीआई से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि उनकी गिरफ्तारी का नोटिस लिया जाए। तो फिर जो इदारों के ऊपर जो उनके इल्ज़ामात थे या उनको जो धमकाने वाला सिलसिला था, तो उसके ऊपर फिर अदालतें नोटिस ना लें, छोड़ दें, जैसे वो चाहें इस तरह से खुलेआम जो है धमकियां देते रहें, फिर क्या हमारे इदारे काम कर सकेंगे जो उनका आईनी किरदार है उसके तहत? शुक्रिया यासर। देखिए पीटीआई का जो सियासत का तरीकाकार है वो यही है कि अदारों को या सामने वालों को दबाव में लेके आए, उन पे जो जुमलों ज़बानी जो है ना जुमलों के उन पे हमले करें। अगर वो दबाव में आ जाए तो ठीक है, नहीं दबाव में आते तो फिर उनके खिलाफ आप सड़कों पे आ जाएं। यही शुरू से हम देख रहे हैं। इसमें अब देखें इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ ये तकरीबन ये मेरा ख्याल है कोई अदम एतमाद से पहले इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू की गई थी। मुझे याद है वो जब फवाद चौधरी साहब ने पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तकरीर की तो मुसलसल उस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन पर, लेकिन जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। जिस तरह मेरे साथियों ने अभी इस पर बड़ी तफसील से बात की, देखें ये एक आइनी अदारा है, आपको आइनी अदारों का एहतराम करना पड़ेगा। अगर आप ज़िम्मेदार लोग हैं, सियासत में हैं, आप हुकूमत में रह चुके हैं, अगर आप उन अदारों का एहतराम नहीं करेंगे तो आप कैसे कौम को उसके लिए
तैयार कर पाएंगे कि लोग भी एहतराम करें कवानीन का, अदारों का, आइन का। तो ये तो तरीक़ाकार और रवैया बिल्कुल समझ में ना आने वाला है, और इसमें मेरा ख्याल है कि इसमें समझाया नहीं जा सकता, ना वो समझने की पोजीशन में है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। ये जो दफात लगी हैं फवाद चौधरी साहब पे, उनमें एक सेक्शन 124A है सेडिशन लॉ के, ये कॉलोनियल लॉ है, इससे सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है मुस्लिम लीग नून। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे वकला भी मुतासर हो चुके हैं, हमारे बहुत पॉलिटिशियन, स्टूडेंट्स भी मुतासर हो चुके हैं। देखिए, इसमें मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जब PTI की गवर्नमेंट थी तो लाहौर के थाना शादरा में एक मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें भी 124A लगा के बगावत के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उससे पहले जवेद हाशमी साहब, आपको याद होगा, 2004 में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया था और 2007 तक उन्होंने जेल में सजा भुगती थी। अच्छा, अब तमाम सियासी पार्टियां ये सेडिशन लॉज जो है ना, इसके तहत वो मुतासर हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि तमाम सियासी पार्टियों को अब इसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि बरतानिया ने जब ये कानून राइज किया था 1870 में, उसके बाद सबसे पहले मोहनदास गांधी पकड़े जाते हैं, फिर क्या उनका नाम था, गंगानाथ, वो पकड़े जाते हैं जिनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना लड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद वक्तन फ़क्तन इस कवानीन का गलत इस्तेमाल होता है, और अदारों के ख़िलाफ़ बात करने के लिए कवानीन ज़रूर होने चाहिए, उसका इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, उसकी सज़ा भी होनी चाहिए। लेकिन मेरी राय में ये सेडिशन लॉज जो है ना, अब ख़त्म कर देने चाहिए, क्योंकि बरतानिया ने खुद राइज किया, 2010 में बरतानिया इस कानून को ख़त्म कर चुका हुआ है। अभी तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग इस कानून को भुगत रहे हैं। ठीक, इस किस्म के कवानीन जो है वो हमारे लिए मेरा ख्याल है इजहार राय में एक रुकावट जरूर डालते हैं, लेकिन जो इजहार राय फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वो इजहार राय नहीं था, वो धमकियां थी। उनको इस पर गौर करना चाहिए। एक होता है कि आप इजहार राय करते हैं, दूसरा होता है आप धमकी देते हैं। तो धमकी के लिए आप कवानीन वज़ा करें और उनके तहत आप कार्रवाई ज़रूर करें। ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि इजहार राय यकीनन वाज़ेह फ़र्क है और धमकी में फ़र्क है, और इसका जो डिफ़ाइन करना यकीनन इसकी ज़रूरत नहीं है, सबको इसके बारे में पता है, और इसी के पैरामीटर्स को देखते हुए जनाब ये सारे फ़ैसले लिए गए हैं। अब मामला अदालत में, अदालत जो फ़ैसला करेगी यकीनन सब इसको मानेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम का दूसरा मौजू, साथ रहिएगा। तुम आइडिया सोचो, हकीकत हम बनाएंगे, क्योंकि हमें है तुम पे यकीन। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम के तहत 18 से 45 साल के मर्द, खवातीन, खुसूसी अफराद और ट्रांसजेंडर्स के लिए कारोबार के आगाज और तौसी के लिए 75 लाख तक के सब्सिडाइज कर्जाजात, 5 लाख तक के लोन बगैर किसी मार्कअप। पहली बार ज़रई कारोबार भी स्कीम में शामिल। 25% कर्जाजात खवातीन के लिए मुख्तस। कर्ज की वापसी 8 साल की आसान इकसात में। कर्जे के हुसूल के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की वेबसाइट www.pmyp.gov.pk पर ऑनलाइन दरखास्त दें। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ लोन स्कीम, जब आगे बढ़ेंगे नौजवान तो खुशहाल होगा पाकिस्तान। आओ कर दिखाएं। तवानाई का समझदारी से इस्तेमाल, मुल्क रोशन और खुशहाल। वेलकम बैक टू प्रोग्राम जी। हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के दूसरे मौजू के हवाले से। दूसरे मौजू में पाकिस्तान की माशी हालत, और सवाल यही बनता है कि पाकिस्तान की माशी हालत में सबको इकट्ठा बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, रोड मैप तय करना चाहिए। खान साहब जो तकरीबन एक हफ़्ता पहले IMF के ऊपर शदीद तनकीद कर रहे थे पाकिस्तान के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, कि जनाब हुकूमत को किसी तौर नहीं जाना चाहिए IMF के पास, अगर IMF के पास चले गए महंगाई का तूफ़ान आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो खान साहब ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि जब अगर हमारी हुकूमत आती है और हमें मैंडेट मिलता है तो हम IMF का प्रोग्राम
जारी रखेंगे। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर खान साहब भी IMF का प्रोग्राम जारी रखेंगे तो वो क्या वजह है कि हुकूमत का जो प्रोग्राम IMF का होगा वो तो नुकसानदेह होगा आवाम के लिए, लेकिन जो खान साहब का प्रोग्राम होगा वो बड़ा फ़ायदेमंद होगा। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। जनाब मुज़्ज़ा सोलंकी साहब, ये फरमाइएगा जो पाकिस्तान के माशी मसाइल हैं, हमारे प्रोग्राम में अक्सर इस पर बात होती है कि मीसाक़े मईशत होना चाहिए। अब खान साहब भी IMF की बात कर रहे हैं, हुकूमत भी 9 रिव्यू के हवाले से बात कर रही है कि फाइनल टचेस में है और मामला जो है इंशाल्लाह ये रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा, हम IMF प्रोग्राम में वापस चले जाएंगे। तो फिर इस पर दोनों जो फरीक हैं, ऑपोजिशन कह सकते हैं या जो हुकूमत है, मिलकर कोई बात नहीं होनी चाहिए ताकि आम आवाम को कोई ब्रीदिंग स्पेस मिल सके? देखिए, तमाम अक्लमंद लोग जिनकी कोई सियासी बसीरत है और जिनको मुल्क के मसाइल का इदराक है, वो यही बात करते रहे हैं कि जो मुल्क के मसाइल हैं वो सियासी इस्तेहकाम से और जो बड़े मुआशी मसाइल हैं उन पर इत्तेफाक राय से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन इमरान खान कोई सियासी सोच रखने वाले शख्स हैं नहीं। उनके किस बयानात का हम जिक्र करें? जो उनका अरसाए हुकूमत था पौने 4 साल, उसमें 4 तो वज़ीर ख़जाना उन्होंने बदले। उनके जो मुआशी अरिस्तु थे असद उमर साहब, जिनके लिए इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था कि ये हमारी मुआशी सिमत जो है वो उसका तयन करेंगे वज़ीर ख़जाना, तो पहले तो ये कहते रहे कि हमें IMF प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं है। असद उमर भी यही कहते रहे। उसके नतीजे में जो मईशत को नुकसान हुआ, पहले ही साल में आप याद करें 2018 में आपकी जो शरह नमू थी वो 6% थी जी। इमरान खान के पहले ही साल में ये कम होके 1.9% पे आ गई थी और दूसरे साल में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा मनफी में चली गई थी। सही। फिर उन्होंने भेजा असद उमर को, वो जाके IMF का प्रोग्राम वो उस पर गुफ्तगू करके वापस आए, तो उनको बताए बगैर तब्दील कर दिया उनको वज़ीर ख़जाना को। तो ये इस तरह के जो उनका जो तर्ज़ सियासत है, मैं तो उनको कोई संजीदा सियासतदान समझता नहीं हूँ। लिहाजा मैं समझता हूँ कि उनके किसी बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। ठीक है जी। शरीला अमार साहिबा, फरमाई गई ये जो कुछ आज कल मईशत के साथ चल रहा है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की भी कमी है और IMF भी हमसे नाला और नाराज़ नज़र आता है क्योंकि वो ये कहता है कि जो माजी की हुकूमत थी उसने वो वादे वईद जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी वो पूरे नहीं किए, हमें कुछ कहा किया कुछ, जिसकी वजह से आपको अब हमारे लिए प्रॉब्लम बन रही है। ये फरमाइएगा कि जो भी इस वक्त फेस करना पड़ रहा है, जो इशू है, रुपी के अंदर डी वैल्यू मज़ीद होने जा रही है, ये जो PTI की हुकूमत थी उसके फैसलों का असर है जो आज हम सबको बर्दाश्त करना पड़ रहा है इस वक्त पाकिस्तानी अवाम को? देखिए यासिर, जो गिरह हाथों से लगाई जाती है उनको दांतों से खोलना पड़ता है। तो इस वक्त हमारी इकोनॉमी का हाल यही हो चुका हुआ है। देखें, एक मुल्क अच्छा वाला आपका चल रहा था, 6% के ऊपर ग्रोथ थी, 4% के ऊपर महंगाई थी, आपका डॉलर जो था वो 112-115 के ऊपर था, पेट्रोल आपका कम था। उस वक्त एक जो हाइब्रिड रजीम हमारे ऊपर मुसल्लत की गई और जो इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ किया गया, उसके आए सारे जो नतीजे सबको भुगतने पड़े। और मेरा ख्याल में कि अब टाइम आ चुका है कि हम लोग कोई ना कोई लाइन ड्रॉ करें कि इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। हम लोग जो वक्ती फायदे के लिए जो कर रहे हैं, उससे जो होता है नुकसान वो इसकी मुल्क की आवाम भुगत रही। इस वक्त जो इतनी महंगाई है वो सबसे ज्यादा उसके जो शिकार है वो हमारी आवाम है। देखिए, इसाक डार साहब आए हैं, हम उनके ऊपर तनकीद करना तो शुरू कर दी हम सब ने, लेकिन ये देख के जी IMF के प्रोग्राम में जल्दी नहीं जा रहे, उन्होंने लेट क्यों करें, क्यों नहीं बिजली के बिल बढ़ा रहे, क्यों नहीं गैस के बिल बढ़ा रहे, डॉलर को छोड़ क्यों नहीं रहे हैं फ्री फॉल। मसला ये है कि उनकी पहले कोशिश तो यही थी कि मैं किसी तरह IMF के साथ कोई निगोशिएशन करूं, किसी तरह उनको ये समझाने की कोशिश करूं कि जो सैलाब आया हुआ है उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई है, अगर हम इतना ज्यादा और टैक्स लगाएंगे, हम बिजली
गैस के बिल बढ़ाएंगे, पेट्रोल के बिल बढ़ाएंगे तो गरीब अवाम के ऊपर उसका बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा, हम नहीं डालना चाहते। लेकिन IMF चूंकि ढसा हुआ था, क्योंकि एक पिछली हुकूमत जिसने सियासी फायदे के लिए IMF का प्रोग्राम जो था सस्पेंड करवा दिया था, तो IMF को भी शायद अभी भी यही होगा कि अगर हम इनको दोबारा से किस जो रिवाइव करते हैं प्रोग्राम, इनको किस जारी करते तो ये फिर किसी वक्ती सियासी फायदे के लिए फिर ना हमारा प्रोग्राम जो सस्पेंड कर दे। जाहिर है जिन्होंने कर्जा देना उन्होंने कर्जा वापस भी लेना है, तो उसकी वजह से ये सारे जो मामला थे वो थोड़े डिले हुए और जो चीजें पहले हो जानी चाहिए थी उनमें थोड़ी ताखीर हो गई। अब जो IMF का प्रोग्राम है उसमें जाने के लिए जो उनकी शराइत हैं वो हमें माननी पड़ेंगी। उसके ऊपर जो अब दूसरे जो मुखालिफिन हैं वो तनकीद तो करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब किस मुंह से तनकीद करेंगे? ये मुआहिदा उन्हीं का किया हुआ है। उन्होंने ही IMF को कहा था कि हम लेवी 30 रुपीस लगाएंगे, हम सेल्स टैक्स लगाएंगे, हम 7 रुपए बिजली का बिल बढ़ाएंगे, हम गैस के बिल बढ़ाएंगे, और नहीं बढ़ाए बल्कि कम कर दिए, जिसका खमियाजा जो है वो आज भुगतते हैं कि IMF आपकी नाक की लकीरें निकलवा रहा है। दुनिया आपकी इमदाद कर रही है सैलाब के हालात को देखते हैं, लेकिन IMF नहीं कर रही। उसके साथ अब यह है कि कुछ चीजें अब हमें खुद भी डिसाइड करनी होगी कि हमें अब अपने फंडामेंटल्स जो उनको बेहतर करना होगा, हमें कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी होगी। टैक्स का जो निजाम है उसको बेहतर करें। एक तो हमारे जो रिटेलर्स है जब उन पे टैक्स लगाया, थोड़ा सा उन्होंने शोर वगैरह डाला, एहतजाज किया, तो फौरन सियासी कैपिटल जो अपना उसको कम होते देखते हुए उनका टैक्स हटा देगा। ये नहीं होना चाहिए था। आप उनके ऊपर टैक्स लगाएं। आपकी जो ज़राअत है वो आपकी GDP का 25% है, वो आपके टैक्स नेट से बाहर हुआ है। आपकी जो हाउसिंग सोसाइटियां प्रॉपर्टी है उनके ऊपर वैसा टैक्स नहीं लग रहा जैसा लगना चाहिए। पिछली जो हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उन्होंने बहुत से लोगों को टैक्स के अंदर कंसेशन दी, जिनकी वजह से हमारी इंपोर्ट बहुत बड़ी, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उस चीज को भी अब हमें जो है कंट्रोल करने की जरूरत है। ये बात याद रखें कि अगले 5-6 महीनों के अंदर आपको $10 अरब चाहिए। $5 अरब जो आपने लोन पे करना है, $5 अरब जो आपका करंट अकाउंट खसारा जो है जी आपने इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो अब आप पे माशी सख्तियां आनी है, थोड़ा सा उसको बर्दाश्त करें, क्योंकि अगर आपने इन तमाम मसाइल से निकलना है तो कुछ जो मुश्किलातों को बर्दाश्त करने की जरूरत है। मसाइल से निकलना है, मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब अगर आपसे सवाल पूछूं तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के हवाले से शनीला ने भी इशारा किया, तो ये फरमाइएगा कि पहले तो ये मामला था कि कोऑर्डिनेशन की कमी थी, अब तो मेरा ख्याल है पंजाब के अंदर भी और KPK के अंदर भी जो निगरान हुकूमतें कायम की गई हैं, अब तो कोऑर्डिनेशन का मसला नहीं होना चाहिए। जो ख़ास तौर पे तवानाई की बचत है, ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, क्या अब एक आइडियल टाइम नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन जिसकी रिक्वायरमेंट है इंटरनली हमें बेहतर करने के लिए अब उसे किए जा सके? आज इत्तेफाक ऐसा है कि एक मिनिस्टर के दफ्तर में जाने का मौका मिला, तो उनके दफ्तर के कोई यानी यूँ समझिए कि 4 पोर्शन बनते हैं छोटे छोटे जी। तो एक पोर्शन बिल्कुल अंधेरे में पड़ा था और कहा कि अब दूसरी जगह बैठ के अगर काम करना है तो वहाँ कर लीजिए, और एक अंधेरे में पड़ा हुआ था। इसी तरह जो एक बैक एंड पे कमरा था वो भी बंद पड़ा हुआ था। तो मेरा ख्याल ऑस्टेरिटी मेजर्स तो लेने शुरू कर दिए गए हैं। इसके अलावा उसके लिए कैंपेन भी चलानी शुरू कर दी गई है। तो ये तो वक्त काम शुरू हो गया है, लेकिन इसके साथ कुछ दीगर इक़दामात की भी ज़रूरत है। मुझे याद है असद उमर साहब का एक बयान जब वो वज़ीर थे, उन्होंने ये कहा कि बिजली के नर्ख ऐसे रखे जाने चाहिए और इस तरह के इक़दामात और कानून साजी होनी चाहिए कि लोग सोलर की तरफ ना जा सकें और वापडा और ये जो डिस्कोज़ हैं इनके ही वो सारिफ बने रहें। ये जो थिंकिंग है ये बहुत सारे सेक्टर्स में मौजूद है, और इसके पीछे मैं आपको बताऊं, ये जो असद उमर साहब का बयान था, इसके पीछे वो माफिया थी जो पाकिस्तान को पेट्रोल यानी वो डीज़ल और इस तरह की चीज़ें वो फ़रोख्त करती है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इस गिरफ्त से हम हिम्मत करके निकलें, और जो एनर्जी के मुतबादिल ज़राए हैं, जैसे पानी का तो सबसे बड़ा ज़रिया है ही हाइडल, इसके अलावा सूरज भी है, इसके अलावा विंड भी है, इनको भी इतना आसान कर दें कि लोग ये लगवा सकें। अगर इसको हम आसान कर देंगे और लोग लगा सकेंगे तो यकीनन इसके नतीजे में हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर आप अपने शुमाली इलाका जात में जाएं, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाएं, और इवन ये जो KPK के ये जो इलाके हैं, जिस तरफ हमारे पहाड़ी इलाके और चश्मे हैं, नारान और ये दीगर आसपास के इलाके जो हैं, यहाँ
मैं आपको बताऊं कि एक एक चश्मे पर और एक एक गुजरगाह पर जो पानी की है वहाँ आप लगा सकते हैं बिजली बनाने के इंतज़ाम, जो लोकली वो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। ठीक, आप हाइडल की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं हाइडल की तरफ भी कर रहा हूँ, फौरी तौर पर तो यही बात कर रहा हूँ। तो ये आप पूरे कर सकते हैं, लोगों ने लगाए हुए हैं, गाँव में बिजली आ रही है। ज़रूरत इस अमर की है कि इसको एक मरकज़ी निज़ाम से, ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के जो हमारे वसाइल हैं उसको नेशनल ग्रिड से कनेक्ट किया जाए, और इन वसाइल, जो सारे वसाइल हैं हाइडल के अलावा, जो आपका विंड भी है, जो आपका सूरज का भी है, इस सारे निज़ाम को एक्टिवली तेज़ी से वो किया जाए, लोगों के लिए आसान बनाया जाए, और वो अनासिर जो इसमें रुकावटें डालते हैं और टैक्स के ज़रिए और सरकारी मशीनरी के ज़रिए इसको नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं, हुकूमत को चाहिए कि इनकी कोशिशों को नाकाम बना के लोगों के लिए इसको बहुत आसान कर दें। इसके नतीजे में आवाम पर भी बोझ कम होगा महंगाई का, और हुकूमत का भी रेवेन्यू बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आगा साहब, आपकी तरफ आते हैं। कुछ मईशत और सियासत का कहते हैं जिस चोली दामन का साथ होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से भी बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब की मुलाकातें हुई हैं सदर ममलिकत से, कोई 2 से ज़ायद मरतबा हुई हैं, बड़े कम वक्त के अंदर हुई हैं। अभी कुछ देर पहले भी कुछ खबरें सामने आ रही थी, उसके अंदर भी बात हुई कि खान साहब ने जो अपनी जो सूबाई हुकूमतें थी उनको तोड़ने की गलती किसी हद तक तस्लीम कर ली है, और सदर साहब से ये भी कहा है कि अब वो अपना किरदार अदा करें। लेकिन सदर साहब आप थोड़े से गुरेज करते हुए नज़र आ रहे हैं सारे मामले के अंदर। लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान के मैक्रो लेवल के ऊपर देखा जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस वक्त कितनी ज़रूरत है, जिसकी वजह से फिर फॉरेन इन्वेस्टर भी आएगा, आपके इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी बिल्ड होगा और पाकिस्तान की मईशत किसी डगर पे चल सकेगी। ये बिल्कुल, इस पर तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। यानी कि दुनिया का कोई ऐसा एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं है जो ये कहे कि जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन जहाँ तक आपने बात की आज की जो इंस्टेबिलिटी है, और आपने कहा कि प्रेसिडेंट साहब से जब मुलाकात हुई तो इमरान खान का ये मानना था कि उससे गलती की, मेरी इसमें एक अलग राय है। देखिए, बात ये है कि मैं इमरान खान के जो एक्ट्स हैं, मैं उसको हमेशा से जो इकोनॉमिक हिटमैन है वो मैं समझता हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। देखिए, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें कि इवन जब वो हुकूमत में नहीं था 2014 से ऑनवर्ड, जब वो हुकूमत में था और जब वो हुकूमत में नहीं है, इन तीनों फेजेस में, यानी कि जब प्रोजेक्ट इमरान खान बनाया गया था तब से लेके ऑनवर्ड, उसने इस मुल्क को सुकून से बैठने दिया। 2013 में इलेक्शन होते हैं, 2014 में वो धरना लेकर आके बैठ जाता है, ठीक है, और कंसेक्टिवली उस हुकूमत के खिलाफ तमाम वो जो एक पैराट्रूपर मीडिया उतारा गया था प्रोजेक्ट इमरान के लिए जो जरूरी था, वो इस हुकूमत के बारे में कहते रहे कि पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है। आपको याद होगा हर वक्त आपको टीवी पे लग रहा था कि तमाम इदारे खत्म हो चुके हैं इस मुल्क के। क्यों कर रहे थे ये? क्या वो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल हिटमैन के अलावा कोई और ये हरकत कर सकता है? मेरी जाती ख्याल नहीं कर सकता है। तो उसका मुल्क में स्टेबिलिटी पैदा करना मकसद है ही नहीं, वो उसका डिजाइन ही इंस्टेबिलिटी पे किया गया हुआ है। ये मेरी जाती राय है, मैं फिर कहूंगा मैं गलत भी हो सकता हूं। अब आ जाए दूसरी तरफ, देखिए कुछ गलतियां हम एक स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी को आप साइड पे रखें। 2014 से यानी कि पांव जमीन पे नहीं पाकिस्तान के लगने दिए गए, कोई ना कोई मसला चलता रहा। अब ये देखें, ये तो वही वो मुल्क है जिसमें मैं रहता हूं, जिसमें गवर्नर अपना स्टेट बैंक और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक दोनों अमेरिकन इंपोर्ट किए गए। कल इमरान साहब बैठ के बात कर रहे थे टीवी पे कि वो जनाब आप देखें अपने इजिप्ट की हालत देखें, तो जनाब जिस आदमी ने इजिप्ट को इस ट्रैप में डाला था उसी आदमी को तो आपने बोरो किया था पाकिस्तान के स्टेट बैंक के गवर्नर के तौर पे। तो इसका मतलब यह है कि आपको पता था ना वो हिटमैन है, तो फिर आप हिटमैन को लेकर आए थे कि नहीं? तो फिर आप हिटमैन नहीं है तो कौन है ये मुझे बताएं ना आप। ट्रूथ स्पीक्स इटसेल्फ, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप बैठ के सिर्फ कागज पेंसिल ले लें और 2014 बल्कि जब से प्रोजेक्ट इमरान आया था 2006 से बैठ के लिख लें, आपको खुद समझ आ जाएगा इस मुल्क के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ है ये मुझे नहीं पता। सिंपल, करना क्या है, व्हाट इज टू बी डन,
हमेशा लेनिन कहता था आगे चलो, व्हाट इज टू बी डन। हमें भी कुछ करना पड़ेगा। बड़ी प्यारी बात थोड़ी देर पहले की है अपना फारूक आदिल साहब ने। पहले तो बात है हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या ये बेसिकली लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहे थे थर्मल माफिया। आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि आपने इस मुल्क को थर्मल माफिया के हाथ में कब तक रखना है। जब आपके पास, ठीक है सर्दियों में हमारे पास पानी कम होता है, मानता हूं, तो आपको इक्वेशन है, लेकिन हमारे पास न्यूक्लियर अपना प्लांट्स भी, ऐसी बात कोई नहीं है। थर्मल माफिया ने इस मुल्क को निकलने नहीं दिया है। 1956 में एक काम किया गया, क्योंकि मैंने वापडा किया है, तकरीबन 5-6 साल रिपोर्टिंग की है वापडा की। 1956 में एक काम किया गया कि पाकिस्तान में कहां कहां छोटे छोटे डैम्स बन सकते, जो इन्होंने बात की जी, वो रिपोर्ट मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है। 1976 तक वो रिपोर्ट इतनी बड़ी हो चुकी थी, इस ये साइज था उसका, और 1100 से ऊपर मार्क्ड एरिया थे। और ये भी था कि आपको पता है लैंड लॉसेस क्यों होते हैं? लैंड लॉसेस होता है वो फ्रॉड है, वो चोरी होती है बिजली, लेकिन वापडा बात जाता है लैंड लॉसेस का नाम लगा के, क्योंकि लाइन आपकी बहुत लंबी आ रही होती है, मीलों से आ रही होती है, सैकड़ों मीलों से आ रही होती है, लॉसेस होना पॉसिबल है। जब आपने जाना था ना हाइडल की तरफ, वो आपने जाना था लोकलाइज्ड, मेन लाइन पे तो हमें जाना ही नहीं था, तो लैंड लॉसेस उसका जीरो भी नहीं होना था। ये सारा का सारा एक माफिया है जो थर्मल माफिया से मिला हुआ है। जिस मुल्क में 17% लैंड लॉसेस मैं दे रहा हूं, पे कर रहा हूं, और आप पे कर रहे हैं, जनाब मुझे बताएं कि मेरा क्या कसूर है अगर आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो मैं खत्म करता हूं इस बात पे। ये फैसला 5 साल मनसूबा पाकिस्तान में खत्म करवाया गया, मैं नाम नहीं लूंगा किस मुल्क ने करवाया, ठीक है, आपको वापस 5 साल मनसूबा की तरफ जाना पड़ेगा, और उसमें आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि हमने इस 5 सालों में थर्मल से अपने आप को हटाना है। पर इतना ही मैं कहूंगा। बिल्कुल ठीक है जी। आजम चौधरी साहब जी आप ऐड कर लें प्लीज। सिर्फ इतना अर्ज करना है, अभी आपने सदर मुमलिकत की मुलाकातों का जिक्र किया। सदर मुमलिकत पाकिस्तान के शहरियों से जाके मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन किससे? अब्दुस्तार एदी से, कोई सीजन लीडर जो पाकिस्तान के बानियों में से रहा हो, उनके पास जाएं, उन्हें इज्जत और एहतराम देने की ज़रूरत है। लेकिन मौजूदा सदर मुमलिकत ने एक वो जिस सियासी जमात से भी ताल्लुक़ रखते हों, अपनी साबिक जमात के लीडर के पास जाकर सरबराह ममलिकत के ओहदे की तजलील की है। उन्हें इससे बाज आना चाहिए। ठीक, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आज़म चौधरी साहब को इन्वॉल्व कर लेता हूं जी। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए जो समा टीवी ने दावा किया है, उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान ने इमरान खान से कहा कि सिफारतकारों के मुताबिक अब दुनिया आपसे रब्ता नहीं रखना चाहती, हम आलमी तन्हाई का शिकार हुए तो हुकूमत बना भी ली तो चला नहीं सकेंगे। तो ये फरमाइएगा कि खान साहब आइसोलेशन में क्या पाकिस्तान की मईशत वापस डगर पे ला सकेंगे? देखें, जहाँ तक खान साहब की बात है, तो खान साहब देखें, हम पिछले 3.5 साल का अगर हम देखते हैं तो आइसोलेशन में तो पूरा मुल्क जा चुका था। हमारी जो सफारती पॉलिसी थी, अब वो उसकी वजह से हमें बहुत खुमियासा भुगतना पड़ा, और इस हुकूमत ने आते ही जिस तरह मुल्कों के साथ तलक़ात की बहाली के लिए एफ़र्ट्स की, फिर हमारे बहुत सारे दोस्त ममालिक थे जो नाराज़ हो चुके हुए थे, उन्हें साथ शामिल किया, खड़ा किया। देखिए, ये तो नविश्ता दीवार है जो माजी के अंदर हमने फेस किया और देखा। अच्छा, मैं इकॉनमी पे थोड़ा सा इस पर बात करना चाहूँगा। आप देखें कि इस वक्त अगर हम खान साहब का थोड़ा सा देखें ना, 2014 से लेकर 2018 तक खान साहब मुसलसल ये कहते थे कि आपको IMF में नहीं जाना चाहिए। उनका यही दावा होता था और यही उनका नारा होता था। लेकिन जब वो हुकूमत में आए तो उन्हें खुद IMF में जाना पड़ा। IMF का एक ऐसा तौक है जो हमारे गले में पड़ चुका है, ना हम उसे उतार पा रहे हैं, ना हम निभा पा रहे हैं, लेकिन उसके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है। अभी भी अगर हम IMF में ये हमारा प्रोग्राम वहाँ पे नहीं होता, जारी रहता, तो हमें बहुत शदीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि IMF के साथ साथ बाकी जो ममालिक हैं, जिसमें हमारे दोस्त ममालिक सऊदी अरब, UAE, चाइना, वो भी शामिल है, उन्होंने अपनी जो इमदाद या उनके जो कर्जे हैं या जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको मशरूत कर दिया है IMF प्रोग्राम के साथ, IMF की अप्रूवल के साथ। तो लिहाजा उससे निकले बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में देखें, जो इकनॉमिक सूरत हाल पैदा हो रही है, दिन ब दिन हमारी इकॉनमी में जो एक डाउनफॉल आ रहा है,
उसमें IMF में जाने से हमें थोड़ा सा एक सहारा मिलेगा। उससे ये नहीं है कि हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, हमें थोड़ा सहारा मिलेगा, क्योंकि 1.25 बिलियन डॉलर हमें IMF से अगर मिलता है तो वो हमारे ऊपर, देखें उनकी शराइत बड़ी कड़ी है जो वो कह रहे हैं कि नए टैक्सेस और उनकी शराइत, अगर हम उन शराइत को फुलफिल करते हैं तो आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आएगा जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। और इस सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि हुकूमत को एक कबल अज़ वक्त इक़दाम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बाइफरकेट करने की ज़रूरत है। जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको अलहदा कैटेगरी में डालें, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अलहदा कैटेगरी में डाला जाए, ताकि आम जो गरीब आदमी है वो कम से कम मुतासर हो, उसकी कम से कम ज़िंदगी जो है वो चलती रहे और उसे रोटी के मसाइल का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आप देखेंगे डॉलर को जब हम फ्री इकोनॉमी में कल लेके गए हैं और आज डॉलर जंप करके बहुत ऊपर जा चुका हुआ है, ये हम ज़हनी तौर पे उसके लिए तैयार भी थे कि ये ऐसा होगा। यहाँ पे आप ही के प्रोग्राम की वसातत से पहले भी एक दरखास्त कर चुका हूँ, यहाँ पे आ जाता है गवर्नेंस का इशू, हमारे अदारों की परफॉर्मेंस का इशू। हमारे अदारों को थोड़ा एक्टिवेट होना पड़ेगा। जो डॉलर के साथ इस वक्त जिस तरह एक डॉलर का खेल खेला जा रहा है उसमें अदारों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो डॉलर की स्मगलिंग में मुलवस लोग हैं या डॉलर को जो इसको कमाई का जरिया लोगों ने बना लिया है स्टेट की कॉस्ट पे, उन लोगों को नथ डालना इस वक्त ज़रूरी है। उसमें चाहे कोई बैंक शामिल है, चाहे मनी चेंजर शामिल है, चाहे कोई सरमायादार शामिल है। और इसके साथ साथ हमें अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर अपनी इंडस्ट्री को खड़ा नहीं करते तो उसके हम ना एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ना हम रेमिटेंस वो हासिल कर पाएंगे। और इनके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है, जिसपे क्रॉनिक जो इश्यूज हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को लाहक, उनके हवाले से बात की और आपने कहा कि टारगेटेड सब्सिडी के लिए हुकूमत को तैयार रहना पड़ेगा। आई हैव टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया अदा करना है जनाब मुर्तज़ा सुनंगी साहब का, शनीला मार साहिबा का, डॉक्टर फारूक आदिल साहब का, आगा इकरार हारून साहब का और आज़म चौधरी साहब का। आपने आज के मौज़ूआत को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से समेटा है जनाब। प्रोग्राम बाखबर से इतना, यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।